Morning, 12th class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, आज हम आपके हिस्ट्री के 12th चैप्टर औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थापत्य इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लर्न करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे? तो औपनिवेशिक शहर कौन से हैं जो औपनिवेशिक काल में अस्तित्व में आए या विकसित हुए और उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा बढ़ा, या जहाँ पर औपनिवेशिक सरकारों के प्रशासनिक, जिसको आप कह सकते हैं, कार्यालय थे। आंसर देखिए बेटा, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड शहरीकरण के विकास की गति को जानने के लिए संभाल कर रखे जाते थे। तो जो औपनिवेशिक सरकारें थी वो रिकॉर्ड रखती थी ये जानने के लिए कि हमने कितने काम किए विकास के, और विकास किए इसमें यहाँ पर और कितनी संभावनाएं हैं, कैसे विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे किसी क्षेत्र को डेवलप किया जा सकता है, और वो रिकॉर्ड रखने में विश्वास रखते थे। इनसे निम्नलिखित बातों को पता चलता है। कौन सी बातें थी बेटा? क्या पता लगाते थे? रिकॉर्ड्स के माध्यम से कि सारी डिटेल उनके पास होती थी और रिकॉर्ड को संभाल कर रखा जाता था रिकॉर्ड रूम में। जनसंख्या में हो रही वृद्धि की दर क्या है? तो ये देखने के लिए कि जो पॉपुलेशन है किस स्पीड से आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट, शहर की व्यापारिक गतिविधियों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं, क्या क्या बदलाव आते जा रहे हैं, और किस प्रकार से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। रिकॉर्ड के माध्यम से ये चीज़ें सामने आ सकती थी। नेक्स्ट है, सामाजिक जीवन किस प्रकार बदल रहा है, कि जो सोशल लाइफ है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, और समाज किस तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, शहर के और अधिक विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए, कि डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाएं। तो पिछले रिकॉर्ड को देखा जाता था कि हमने पिछले गत वर्षों में इतने काम किए हैं और डेवलपमेंट का जो स्तर है यहाँ तक पहुँचा है, तो आगे हमें कौन से स्टेप उठाने चाहिए ताकि विकास को और गति मिल सके। नेक्स्ट है, बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा को कैसे नियंत्रित किया जाए, कि जो शहर लगातार जिसमें अर्बनाइजेशन चल रहा था, शहरीकरण हो रहा था, लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है उसको कैसे नई दिशा दी जाए, कैसे जीवन की गति को आगे बढ़ाया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए। इन सब बातों का जो डिसीजन था, फैसला था, वो रिकॉर्ड्स देख कर ही लिया जा सकता था कि पास्ट में जो हमारे जो एक्शन रहे हैं वो ये रहे हैं, उनके रिजल्ट ये रहे हैं, और अगर वर्तमान में हम इस तरह के स्टेप उठाते हैं तो उनके रिजल्ट्स क्या रहेंगे। तो अतीत को देख करके आगे बढ़ाया जा सकता था। इन बातों में ब्रिटिश गवर्नमेंट का विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कि औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी होते हैं। कि औपनिवेशिक संदर्भ की बात करें, ब्रिटिश पीरियड की बात करें हम, तो जो अर्बनाइजेशन के जो रुझान मिलते हैं उसके लिए जनगणना के जो आंकड़े हैं कैसे उपयोगी रहे हैं। तो बेटा आप जानते हैं कि जनगणना तो आज भी चलती रहती है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो सेंसस हैं उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। आंसर देखिए बेटा, औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनसंख्या के आंकड़े बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, ये आंकड़े शहरीकरण की गति को दर्शाते हैं, जो दर्शाते हैं कि शहरों की पॉपुलेशन किस प्रकार से, किस स्पीड से आगे बढ़ती है। हमें पता चलता है कि 1800 के बाद शहरीकरण की गति धीमी रही है। पूरी 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग स्थिर रहा, यानी गाँवों की और शहरों की जो पॉपुलेशन था उसका जो रेशो वो सेम रहा, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं आए। और ये बात कहाँ से पता चलती है? जो हमारे पास है जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, जो डेटाज हैं सेंसस के। नंबर 2 है, ये लोगों की लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा के स्तर आदि की जानकारी देते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द डाटाज ऑफ सेंसस। तो सेंसस के जो डाटाज हैं, सेंसस के जो आंकड़े हैं, उनके माध्यम से अनेक प्रकार की वेरियस टाइप्स इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड।
ये हमें उस समय के लोगों को के व्यवसायों के बारे में बताते हैं। तो उस समय के लोग किस प्रकार के ऑक्यूपेशन में, किस प्रकार के प्रोफेशन में लोग लगे हुए थे, इसकी जानकारी हमें सेंसस के डाटा से मिल सकती है। नेक्स्ट है बेटा, जनसंख्या के आंकड़े मृत्यु दर तथा बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या बताते हैं। तो जनसंख्या के जो डाटाज हैं, जनसंख्या के जो डिटेल्स हैं, वो बताते हैं कि उस समय मृत्यु दर क्या रही होगी, किस दशक में कितने लोग मरे, उनकी रेशियो क्या रही, डेथ रेट क्या था, मोर्टेलिटी रेट क्या था, तब बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या बताते हैं। ताकि यही बताते हैं कि जब बड़ी बड़ी बीमारियाँ, महामारियाँ, उस समय जिस तरह कोरोना चल रहा है, तो उस समय भी बीमारियाँ आती रही हैं, और बीमारियों में या अकाल के समय या और जो दूसरे कैलेमिटी आती थी, उसमें किस तरह से लोग लार्ज स्केल के ऊपर मारे जाते थे। ये बात जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं, उनका आकलन करने के बाद सामने आती है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे। ये आंकड़े स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव को भी दर्शाते हैं। तो उस समय के जो जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं, जो सेंसस संबंधी डाटाज हैं, जो डिटेल्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि उस समय जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उनकी काफ़ी कमी थी, काफ़ी अभाव था। तो बहुत सारी जानकारी जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, यानी कि 1872 से जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद 1881 से लगातार चल रही है जनगणना। तो समय समय में पर होने वाले जो परिवर्तन हैं, उनकी पूर्ण जानकारी हमें इसके आंकड़ों से प्राप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जो क्वेश्चन हमने अब स्टडी किए हैं, डिस्कस किए हैं, वो आपको लर्न हो गए होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखें और अच्छी प्रकार से लर्न करें। आदरणीय अभिभावकों से भी मेरी ये करबद्ध विनती है, प्रार्थना है कि वे गृह कार्य में अपने बच्चों का सहयोग करें, उनकी मदद करें और समय समय पर उनको नैतिकता संबंधी बातें बताते रहें। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू बेटा।